हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज कैंप। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से अब दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क बन चुके हैं। तो चलिए उनके बारे में आज थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कौन है इलॉन मस्क और क्या है उनका मोटिव। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इलॉन मस्क का जो मेन गोल है वो है मार्स को कॉलोनाइज करना। कॉलोनाइज मींस वहां पर बस्तियां बसाना। तो यही सोच के इलॉन मस्क ने सन 2002 में स्पेसएक्स नाम से कंपनी शुरू की थी। स्पेसएक्स का मेन मोटिव ये है कि जो हमारा स्पेस ट्रैवल होता है उसको जितना हो सके उतना सस्ता बनाना और ह्यूमंस को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बना सकें। मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज क्या होता है? ये वो स्पीशीज होती हैं जो एक से ज्यादा प्लैनेट्स पे रहती हैं। इलॉन मस्क के हिसाब से वो मार्स पे सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनीज डेवलप करना चाहते हैं। ये वो कॉलोनीज होंगी जो अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी अपने रिसोर्सेज के लिए। जब इलॉन मस्क से पूछा गया कि आप सिर्फ मार्स पे ही क्यों कॉलोनाइज करना चाहते हैं और कोई प्लैनेट्स पे क्यों नहीं, तो उनका ये कहना था हमारे पास वैसे तो दो रास्ते हैं, या तो हम पृथ्वी पे रहें या तो किसी आने वाले बड़े नेचुरल डिजास्टर का वेट करें, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता है कि क्या पता न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो जाए, या क्या पता जैसे डायनासोर का खात्मा हुआ उसी तरह कोई उल्का पिंड या आप बोल सकते हो उसको मीटेओराइट अर्थ के साथ टकरा दे और हमारी जो इंसानी सभ्यता है उस सारे को खत्म कर दे। चाहे जो भी हो, हमारे जो पृथ्वी में इंसानी सभ्यता है उसका अस्तित्व हमेशा खतरे में ही रहेगा। तो हमें इसीलिए मल्टीप्लैनेटरी सर्वाइवल के बारे में सोचना जरूरी है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई मार्स ओनली, सिर्फ मंगल ग्रह ही क्यों जहां हम बस्ती बसा सकते हैं? क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हैं जहां पर हम जा सकते हैं, तो क्यों मार्स ही क्यों? इस बिहाफ में जब इलॉन मस्क ने आंसर दिया तो वो ये था कि हमारे पास जो भी प्लैनेट अवेलेबल हैं सोलर सिस्टम में, जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं मरकरी को, वो सूरज की काफी पास है और ज्यादा गर्म भी है, तो वो कॉलोनाइज करने के वाला प्लैनेट नहीं है। जब वीनस आता है, वीनस भी सूरज के करीब है तो वो काफी गर्म रहता है और उधर एसिड रेन्स होती हैं, तो इसलिए वो भी सर्वाइवल के लिए सही नहीं है। उसके बाद हमारे पास जुपिटर और सैटर्न हैं जो कि गैस जायंट्स हैं, तो इसलिए हम वहां भी नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो काफी ज्यादा दूर हैं धरती से। एक और फैक्ट है कि उनके अंदर हार्ड सरफेस नहीं है, जैसे धरती पे जमीन है वैसे ही उधर कोई सरफेस नहीं है जहाँ पर आप खड़ सकें, तो वो टोटली गैस से बने हैं, इसलिए वो गैस जायंट्स हैं। हाँ, हम उनके मून्स पे रह सकते हैं जो कि उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन मून्स पे रह सकते हैं, पर वो भी फिर भी डिस्टेंस की बात आ जाती है, बीच में काफ़ी दूर हैं, इसलिए हम वहाँ भी नहीं जा सकते अभी की टेक्नोलॉजी से। अब मून्स की बात डिस्कस कर ही रहे हैं तो हमारे अर्थ का भी खुद का मून है, तो वहाँ क्यों नहीं जा सकते? तो अगर कॉलोनाइजेशन के अकॉर्डिंग से एस्पेक्ट से देखें तो वो एक काफ़ी छोटा मून है जहाँ पर कॉलोनाइजेशन करना इतना ईजी नहीं है, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेयर भी नहीं है और उतने मिनरल्स नहीं हैं जितने वहाँ हमें मार्स पे मिल जाएंगे। इसीलिए मार्स हमारे पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऑप्शन है कॉलोनाइजेशन के लिए। तो अब एटमॉस्फेयर की बात आ ही गई तो मार्स की एटमॉस्फेयर कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अर्थ के कंपैरिजन में मार्स काफी दूर है सन से, जिसकी वजह से उसमें ठंड ज्यादा रहती है, काफी ठंडा प्लैनेट है जो कि -60 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर रहता है। पर हाँ, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, उसे बाद में गर्म कर दिया जा सकता है। और कैसे करेंगे? वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करके, जैसे अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम वहां जाकर अगर हम वही ग्लोबल वार्मिंग मार्स पे क्रिएट करते हैं तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, जिससे प्लैनेट गर्म होगा। तो बात कर लेते हैं मार्स में प्रेजेंट एयर कंडीशंस की और क्वालिटी की। तो वहाँ पर मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ही अवेलेबल है जो कि 96% है। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं वो 2.5% और आर्गन गैस जो है वो हमारी 2% है। और अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन कंटेंट की। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो वहाँ पर 0.174% है। और बात कर लेते हैं मार्स के डायामीटर की, तो वो अर्थ के कंपैरिजन में हाफ है, जो कि अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है, क्योंकि ये एक लौता ऐसा प्लेनेट है जो अर्थ के पास भी है और कॉलोनाइज करने लायक भी है, तो इसलिए हम इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। और आती है बात फिर ग्रेविटेशन की, तो अर्थ के कंपैरिजन में 1/3 ग्रेविटेशन मार्स पे हमें मिल जाएगी, जो कि इस तरह से होगी कि अगर आप वहाँ पर जंप मारेंगे तो आप काफ़ी लंबी लंबी छलांगे मार सकते। वैसे अगर मार्स और अर्थ के बारे में कंपेयर करें तो उनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है, अपने ओन एक्सिस पे जो ऑर्बिट करते हैं उसकी स्पीड है वो एग्जैक्टली सेम ही है, मैक्सिमम सेम ही है। फिर भी कंपेयर करना चाहें तो वो जो मार्स का पूरा एक ऑर्बिट है, पूरा एक सर्कल रेवोल्यूशन है, वो अर्थ के ऑर्बिट और रेवोल्यूशन से सिर्फ 44 मिनट्स ही ज़्यादा है। बात कर लेते हैं इलॉन मस्क का प्लान क्या है मार्स को और किस तरह से वो कॉलोनाइज करेंगे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सितंबर 2016 अपने प्लान्स के बारे में इलॉन मस्क ने काफ़ी अच्छे से वहाँ पर समझाया था। उनके हिसाब से वो काफ़ी सारे लोगों को एक शहर या कॉलोनी में बसाना चाहते हैं मार्स पर वहाँ जाने के लिए प्रॉब्लम्स बहुत हैं, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पैसे की रिक्वायरमेंट। तो इस केस में इलॉन मस्क के हिसाब से हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स अवेलेबल हैं। एक वो ग्रुप है लोगों का जो
मार्स पे जाना चाहता है और एक ऐसा ग्रुप है जो मार्स पे जाने तक के लिए जो खर्चा है वो दे सकता है। तो ये जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं इन ग्रुप्स में। तो जैसा कि मार्स जाने वाले ज्यादा हैं और पैसे देने वाले कम, जब ये डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे तो तब हम मार्स जा सकते हैं। इलॉन मस्क के हिसाब से अगर हमें मार्स जाना है तो एक आदमी के लिए उतने ही पैसे लगने चाहिए जितना कि वो एक अमेरिका में घर ले सके, उतने पैसे सर। जैसे कि अगर एक कोई भी आदमी अगर अमेरिका में कोई भी जगह पे घर लेता है तो अप्रोक्सीमेटली उसको $2 लाख पे करने होते हैं, या उसका जो टोटल अमाउंट खर्चा आता है वो $2 लाख होते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में रहेगा 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपीज। तो इतने पैसे कैसे कम कर सकते हैं? तो इलॉन मस्क के हिसाब से ये कम किया जा सकता है। और कैसे? उनके पास इसके 4 उपाय हैं। इलॉन मस्क का फर्स्ट पॉइंट है रीयूजेबिलिटी। मींस जो भी रॉकेट और स्पेसशिप्स हम यूज करेंगे मार्स जाने तक के लिए वो फुली रीयूजेबल हो, क्योंकि अगर वो फुली रीयूजेबल नहीं है तो उन्हें बार बार बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, जो कि मिशन को बहुत महंगा बना देगा। अगर हम स्पेस मिशन की बात करते हैं तो नॉर्मल जब भी हम कोई सैटेलाइट्स ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमें नया रॉकेट बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। अगर फुली रीयूजेबिलिटी हो जाती है, रॉकेट दोबारा से रीयूजेबल हो जाता है, वैसा रॉकेट बना सकते हैं अगर हम, तो ये खर्चा 5 गुना कम हो सकता है। जैसे कि करंट सिनेरियो की बात करें तो स्पेसएक्स ने अभी तक रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। 2015 में फैल्कन 9 रॉकेट के साथ स्पेसएक्स ने सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, जिसको सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद उन्होंने काफी अच्छी तरह से और सावधानी से सुरक्षित धरती पे उतारा था ड्रोन शिप्स की हेल्प से। उस मिशन का जो टोटल खर्चा था, कॉस्ट थी, वो काफी ज्यादा कम हो गई। तो इलॉन मस्क चाहते हैं कि जो भी हम रॉकेट या शिप यूज करें, स्पेसशिप यूज करें इस प्रोजेक्ट में, मार्स प्रोजेक्ट में, वो रीयूजेबल हो, ताकि खर्चा जो है वो 5 गुना कम हो जाए। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो रॉकेट और जो स्पेसशिप है उसकी रिफ्यूलिंग हम ऑर्बिट में करें, जिसके हिसाब से पहले हमें स्पेसशिप को लॉन्च करना होगा लॉन्च पैड से, उसके बाद उसे और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अर्थ के चारों साइड उसे फिक्स करना होगा। उसके बाद हमें जो सेकंड पॉइंट है वो है स्पेसशिप की रिफ्यूलिंग को लेकर, कि जो भी हम स्पेसशिप डिजाइन करेंगे उसको हम रिफ्यूलिंग करें जब वो ऑर्बिट पे हो, ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग जिसको बोलते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले जो शिप है स्पेसशिप को उसको हमें ऑर्बिट में प्लेस करना होगा, उसके जो रॉकेट उस स्पेसशिप को उस ऑर्बिट में फिक्स करेगा, उस रॉकेट को वापस बुलाएंगे और उस रॉकेट पे उसी टाइम हमें जो है फ्यूल टैंक अटैच कर देना है, और उसी रॉकेट पे उस फ्यूल टैंक को हम उसी ऑर्बिट पे लेकर जाएंगे जहां पर हमारा स्पेसशिप है, और उसे हम वहां पर रिफ्यूल करेंगे। रिफ्यूल करने के बाद हम उसको दोबारा वापस ले आएंगे अर्थ पर, और ये प्रोसेस हमारा 4 से 5 बार चलेगा। तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि हमें एक साथ इतना ज्यादा लोड लेकर जाने की जरूरत नहीं है, जिसको हम पे लोड बोलते हैं। हम इतना सारा एक साथ नहीं लेके जाएंगे, हम उसे आधा आधा करके लेके जाएंगे और उसे हम ऑर्बिट में स्टोर करते रहेंगे। ऐसा करने का बहुत फायदे हैं। एक फायदा ये है कि हम अपना स्पेसशिप जो है वो बड़ा बना सकते हैं और हम ज्यादा लोगों को एक साथ लेके जा सकते हैं। ये सब करने से हम जो हमारा मिशन कॉस्ट है उसको 5 टाइम्स कम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट के हिसाब से जो हम रॉकेट में प्रोपेलेंट यूज करते हैं उसे हम मार्स पे ही डेवलप करें। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब हम अर्थ से जब मार्स पे रॉकेट भेजेंगे तो वो वहाँ लोगों को तो छोड़ के आएगा, पर वहां से उसको वापस भी आना है, तो वो वापस आने के लिए उसे फ्यूल चाहिए होगा, तो फ्यूल कहाँ से लाएगा? तो इसीलिए हमें वहां पर जो है फ्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से हमारा जो मिशन कॉस्ट है वो 5 टाइम और डिक्रीज हो जाएगा। और वैसे भी मार्स पे हमें प्रोपेलेंट बनाने के लिए काफी सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, और हमारे पास जो वाटर है वो भी अवेलेबल है मार्स की सरफेस के नीचे, जो की है H2O। इन दोनों से हम CH3 मीथेन और O2 ऑक्सीजन बना सकते हैं, जो की एज अ प्रोपेलेंट यूज हो सकता है। इलॉन मस्क के 4th पॉइंट के अकॉर्डिंग सही प्रोपेलेंट की सिलेक्शन, जिसमें 3 प्रोपेलेंट आते हैं। फर्स्ट प्यूरिफाइड कैरोसिन, सेकंड वाला जो है वो है हमारा हाइड्रोजन, और थर्ड वन है वो है हमारा मीथेन। तो में से मीथेन काफी अच्छा ऑप्शन है फ्यूल प्रोपेलेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वो हम वहाँ मार्स पे भी बना सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से भी उसको लेके जा सकते हैं, और जब हम मार्स पे रिफ्यूलिंग करेंगे तो हमें वहाँ पर भी बनाने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सब को देखते हुए हम जो टोटल खर्च है, जो भी हमारा कॉस्ट आएगा मार्स पे कॉलोनीज बसाने का और वहाँ से वापस आने का, वो सब हमारा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये प्लान प्रोसेस कैसे होगा? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो प्रोसेस था वो किस तरह से होना था, कि हमें पहले जो स्पेसशिप को हमें ऑर्बिट में फिक्स करना है, उसके बाद हमें रिफ्यूलिंग करनी है, उस पर नेक्स्ट रॉकेट के ऊपर जो फ्यूल टैंक लाकर उसे हम स्पेसशिप का जोड़ेंगे और उसे रिफ्यूल करेंगे। फिर इस तरह से 2-3 प्रोसेस होते रहेंगे। उसके बाद जो फाइनल स्टेज जब हमारा स्पेसशिप रेडी हो जाएगा तो उसे हमें डायरेक्ट करना है मार्स की तरफ, और फिर वो स्पेसशिप सोलर पावर पे वर्क करेगा। और वहां से जाने के बाद जब वो मार्स पे पहुंच जाएगा तो वहां पर हम उसको रिफ्यूल कर सकते हैं,
कैसे? जो कि हमने मीथेन बनाई होगी उसे हम वहाँ से रिफ्यूल कर सकते हैं अपने स्पेसशिप है उसके अंदर और उसे हम वापस अर्थ पे ला सकते हैं। एक अप्रोक्सीमेशन है जिसके अकॉर्डिंग वर्क फ्लो होगा। जब भी फ्यूचर में शिफ्टिंग का प्रोग्राम होगा और तो ये किस तरह से प्रोसीड होगा कि हम एक साथ ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में हजारों स्पेसशिप्स को हमें ऑर्बिट फिक्स करना होगा पहले, और जब वो सारी फिक्स हो जाएंगी उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम उन सबको एक साथ मार्स की तरफ डायरेक्ट कर देंगे। वो तब जाएंगे जब मार्स अपना सही पोजीशन में होगा। और ये सही पोजीशन क्या चीज़ है? तो अर्थ और मार्स जो है सन का ऑर्बिट करते हैं, तो उनकी एक अलग स्पीड है सन के ऑर्बिट करने की। तो हर 26 महीनों में जो अर्थ और मार्स का जो बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है। सबसे कम जो दूरी होती है वो उसी टाइम होती है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्च विंडो। जैसे ही ये लॉन्च विंडो पास आएगी तभी हम इन सारी स्पेसशिप्स को एक साथ भेज देंगे मार्स की तरफ। वैसे तो इलॉन मस्क 10 लाख लोगों को मार्स पे कॉलोनाइज करवाना चाहते हैं, और उसको अगर और सिंपल वे में बताएं तो एक स्पेसशिप की सबसे पहली स्पेसशिप में 100 लोग होंगे जिन्हें की पहले मार्स पे भेजा जाएगा। तो इस तरह के हमारे 10,000 बार इस तरह के लॉन्चेस होंगे, जिनमें से फिर टोटल हमारे पास तब जाकर वहाँ पर 10 लाख लोग जा पाएंगे। तो इतना सब 10 लाख लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का जो टाइम इंटरवल है वो कितना लगेगा, हमें कितने साल लगेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल लग जाएंगे? इलॉन मस्क के हिसाब से जो फर्स्ट टाइम हम वहाँ पर जो है लोगों को भेजेंगे, उस टेस्ट फ्लाइट के बाद जो हमारा टोटल में 40 से 100 साल तक का टाइम पीरियड लग सकता है इतने सारे लोगों को वहाँ मार्स तक भेजने के लिए। जैसे कि स्पेसएक्स का कहना है कि अभी तो वो छोटे शिप्स यूज कर रहे हैं, आगे चल के फ्यूचर में वो काफ़ी बड़े शिप्स भी बनाएंगे जिसमें वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा 100, 200 या 300 लोगों को भी एक साथ भेज सके, और उन्हीं लोगों के साथ सामान भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जो कि इतने सारे लोगों को वहाँ पहुँचाने का जो टाइम इंटरवल है वो कम कर देगा। इलॉन मस्क का रॉकेट जो है, जो स्पेस शिप है, वो एक बार में 550 टन लेके जा सकता है पेलोड के रूप में। अगर कंपैरिजन कर लेते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट जो सैटर्न 5 था वो नासा का रॉकेट था, जो मून पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर गया था। तो सैटर्न 5 की बात करें तो ये एक बार में 135 टन तक का पेलोड लेके जाने में सक्षम था। स्पेसएक्स रॉकेट्स के जो इंजन का डिजाइन है वो भी एक अलग डिजाइन है, उनका खुद का डिजाइन है, जिसे उन्होंने नाम दिया है रैप्टर इंजन्स। जो रॉकेट्स लोगों को अर्थ के ऑर्बिट तक लेकर जाएगा उसमें 42 रैप्टर इंजन्स लगे होंगे, और जो स्पेसशिप लोगों को अर्थ ऑर्बिट से मार्स तक लेके जाएगा उसमें 9 रैप्टर इंजन्स लगे होंगे। और ये जो बड़े साइज के जो रॉकेट फैन है वो फ्यूचर रॉकेट फैन है। अभी जो सबसे पहला स्पेसएक्स का जो रॉकेट है और जो स्पेस क्राफ्ट है वो स्टारशिप के नाम से बन रहा है। इसके अभी तक ट्रायल फ्लाइट्स, काफी सारी ट्रायल फ्लाइट्स हो चुकी हैं और उसके काफी सारे टेस्ट हो भी रहे हैं। इसी के बीच काफी सारे डिजाइन में चेंजेस भी हुए हैं और अभी भी उसकी काफी सारी फ्लाइट्स होने और टेस्ट होने बाकी हैं। यही स्टारशिप जाएगा स्पेसएक्स के फर्स्ट मिशन पे। बात आती है लोग जब मार्स पे पहुंच जाएंगे तो उन्हें वहाँ पर क्या करना होगा। सबसे पहली चीज जो उन्हें वहाँ पर करनी है वो मार्स को टेराफॉर्मिंग करना होगा। टेराफॉर्मिंग क्या होता है? प्लैनेट को ह्यूमंस के रहने लायक बनाना, कन्वर्ट करना। और इसे करना कैसे है? इलॉन मस्क के हिसाब से हमें मार्स को हल्का सा गर्म करना पड़ेगा। अब गर्म करना कैसे है? इलॉन मस्क के हिसाब से जो मार्स के पोल्स हैं वहाँ पर जो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम पिघलाएंगे। अब कैसे पिघलाएंगे? वहाँ पर हमें आइडिया ये है कि हम उस पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं उन पोल्स पे, ताकि जब उस न्यूक्लियर हमले से जो भी गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो उस एरिया को गर्म कर देंगी और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भाप बन जाएगी और एटमॉस्फेयर को ढक देंगी। इस प्रोसेस से क्रिएट होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि प्लैनेट को गर्म कर देगा। और इलॉन मस्क के हिसाब से हम मार्स पे वहाँ पर ऐसे नहीं घूम सकते जैसे अर्थ पे घूमते हैं। हमें उन्हें स्टार्टिंग में डोम्स के अंदर ही रहना पड़ेगा, ग्लास डोम्स के अंदर, और उसके साथ साथ ही हमें उस मार्स को टेराफॉर्म भी करना होगा। टेराफॉर्मिंग का प्रोसेस इजी नहीं होता, बहुत जल्दी नहीं होता, उसे काफ़ी सारे साल लगते हैं कंप्लीट होने में। अगर इलॉन मस्क की बात करें तो टाइमलाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहते हैं। जैसे कि उनके अकॉर्डिंग जो पहला रॉकेट है वो 2022 में जाएगा मार्स की तरफ, और वो सिर्फ पेलोड लेकर जाएगा, उसमें कोई ह्यूमन नहीं होंगे। और आने वाली स्पेस फ्लाइट्स में वो जो पेलोड लेके जा रहे हैं वो उन फ्लाइट्स को हेल्प करेगा। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग हम आने वाले 50 साल में या 2050 तक मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी डेवलप कर चुके होंगे, और ये कब और कैसे होगा और कब तक होगा ये हमें फ्यूचर ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, इतना ही था इस वीडियो के लिए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। मिलते हैं एक और इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।